हिंद मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रीतम अकाउंटिंग परिवार में। मैं हूं सूरज कुमार। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, साथ साथ पढ़ाई कर होंगे। आज हम लोग जो आपका क्लास 10th है उसका जो साइंस है उसका जो चैप्टर 10th है जो कि आपका प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन, इस पर आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। आज हम लोग इसका जितना भी आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ जाएंगे वो सभी के सभी आज हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। और आज थोड़ा बात कम करेंगे हम लोग क्योंकि ये चैप्टर ऑलरेडी बहुत ही बड़ा चैप्टर है। क्लास 10 का देखा जाए तो सबसे बड़ा चैप्टर में से एक है। साथ ही साथ आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि इस चैप्टर से सबसे ज़्यादा प्रश्न आते हैं, ठीक ना। या फिर यूँ बोलो कि जो आप क्लास 10 के जितने भी साइंस के चैप्टर है जिसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं उन चैप्टरों में से एक चैप्टर ये वाला है, ठीक है। तो इस कारण से आज ज़्यादा बात नहीं करेंगे, बस इतना बोलूँगा, ठीक ना। जैसा कि हर वीडियो में बोलता हूँ कि ना, आज के इस वीडियो में मैं ऑब्जेक्टिव सभी कवर कराऊंगा। यानी कि ऑब्जेक्टिव जैसा कि मैं हर वीडियो में बोलते आ रहा हूँ कि दो प्रकार का आता है आपका, एक एमसीक्यू जिसमें 4 ऑप्शन होते हैं और एक होता है अति लघु उत्तर प्रश्न जिसका आंसर आपको लिखना पड़ता है हाथ से, या फिर बोलो एक वर्ड बनाकर, या फिर बोलो कि उसको आपको क्या करना पड़ता है, पूरा एक वाक्य बनाकर उसका आंसर लिखना पड़ता है। जैसे अगर मैं दिखा दूँ तो ये आपका एमसीक्यू हो गया, देख लो एक क्वेश्चन है 4 ऑप्शन है, और एक होता है अति लघु उत्तर प्रश्न जिसको मैं वन लाइन या वन वर्ड प्रश्न भी बोलता हूँ। इसमें क्या होता है कि इसका जो एक क्वेश्चन होता है जिसका आंसर आपको एक हाथ से लिखना पड़ता है, या तो एक वर्ड में लिखो या एक वाक्य बनाकर, ठीक है। तो इन दोनों टाइप के प्रश्नों को आज के इस वीडियो में कवर कराऊंगा। साथ ही साथ 2009 से लेकर 2023 तक जितने भी प्रश्न पूछे गए सभी का सभी के मैं इस वीडियो में कवर कराऊंगा। और क्या करना है आपको, बस इतना करना है आपको कि मैं जैसे वीडियो ले लूँ उसके बाद आपको घर में जाकर आपको इस चैप्टर को पढ़ना है, रीड करना है, ठीक है। और क्या करना है, वीडियो को 2 से 3 बार देखना है, थोड़ा सा स्पीड करके देखना है ताकि आपका टाइम बचे। अगर आपको फिर भी स्पीड लग रहा है तो स्लो करके देख लो, वैसे अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना, ठीक। ऐसा नहीं कि मास्टर को बोला तो स्पीड करके देख लो, आपको अच्छा लग रहा है तो ही देखो, ठीक है। इतना कर लोगे तो एक भी चैप्टर क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। और बार बार बोल रहा, बहुत ही वेटेज वाला चैप्टर है, इसीलिए वैसे चैप्टर को नज़रअंदाज बिल्कुल मत कीजिएगा। बस मैं आज इतना ही बात करूँगा क्योंकि आज थोड़ा सा चैप्टर लंबा इस कारण से, ठीक ना। बाकी बात तो आगे भी होती रहेगी। अगर आप लोग नए आप लोग स्टूडेंट हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि बहुत मेहनत लगता है, ठीक ना। मैंने जान के चैप्टर को बाद में ठेला हुआ है ताकि क्या होगा कि आप लोग का एग्जाम के सामने सामने अगर मैं चैप्टर पढ़ाऊंगा तो आपको एग्जाम तक याद रहेगा। इसी कारण से मैंने इसको इतना लेट से पढ़ाया। अभी तक मैं 10-11 चैप्टर का वीडियो ले चुका हूं, तो उनको अगर नहीं देखा तो जरूर देख लीजिएगा, ठीक ना। वन शॉट में मैंने सभी ऑब्जेक्टिव कवर करा दिया है। जैसे ऑब्जेक्टिव हो जाएगा उसके बाद मैं सब्जेक्टिव पर घुस जाऊंगा, ठीक है। चलिए देखिए, जो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका लिखा हुआ कि किस दर्पण में वास्तविक फोकस होता है। तो याद रखिए भाई साहब, ये 2023 का पूछा गया प्रश्न है झारखंड बोर्ड में। अब आप लोग किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, अगर आपका ये चैप्टर तो इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि सर झारखंड बोर्ड का क्वेश्चन आप लोग दे रहे हो तो मैं पढ़ूँ कि नहीं, सबके लिए इंपॉर्टेंट अगर चैप्टर है तो याद रखिएगा, वास्तविक फोकस का कहने का मतलब है कि नेगेटिव फोकस, ऋणात्मक फोकस। जी हाँ, सही समझ रहे हो। बच्चे उल्टा कंफ्यूज हो जाते हैं। वास्तविक फोकस का मतलब क्या समझ लेते हैं, पॉजिटिव। नहीं, जिस दर्पण का फोकस नेगेटिव होता है उस दर्पण को हम लोग उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वास्तविक फोकस बोलते हैं। उस दर्पण का फोकस को हम लोग वास्तविक फोकस बोलते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, जो आपके पास अवतल दर्पण होता है उसमें क्या होता है कि जो आपके पास फोकस होता है वो ऋणात्मक होता है, और उत्तल दर्पण में क्या होता है, धनात्मक होता है। तो इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 1 नंबर का अवतल दर्पण, ठीक है। और ये प्रश्न आपका कई तरह से बन सकता है, याद रखिएगा। एग्जाम में याद रखिएगा कि जरूरी नहीं कि मैं जिस प्रकार से प्रश्न यहाँ पे लिख कर लाए उसी प्रकार से प्रश्न है, पर हम इतना दावा जरूर करूंगा मैं कि आपका एग्जाम में जो प्रश्न आएगा वो सभी प्रश्न मैं आज के इस वीडियो में जितना पढ़ाऊंगा उसी के इर्द गिर्द में होगा। तो इस कारण से आपको क्या करना है, वही आ गया, 2-3 बार करके वीडियो को देखना और सभी क्वेश्चंस को ध्यान से देखना है। अगर आप लोग ये कर पा रहे हो कि भाई साहब मैं क्वेश्चंस को पढ़ रहा हूँ और मुझे समझ में आ रहा है, मैं समझ पा रहा हूँ कि इससे और क्या प्रश्न बन सकता है, तो समझ लो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो इसी कारण से सभी क्वेश्चंस को गौर से देखें, क्योंकि क्वेश्चन में क्या करेगा कि हो सकता है कि एग्जाम में लैंग्वेज चेंज कर दे, तो उसको ध्यान रखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 2 से 3 बार करके वीडियो को देखना पड़ेगा और क्वेश्चन को ध्यान से देखना पड़ेगा, समझे। ये प्रश्न भाई साहब यहाँ पे उत्तर यहाँ पे पूछ देगा कि बताइए भाई साहब किस लेंस में फोकस वास्तविक होता है, तो लेंस भी पूछ सकता है। तो याद रखिएगा, क्वेश्चंस पे ध्यान दीजिएगा, समझे। और यहाँ पे मैंने बता दिया कि उत्तल दर्पण में क्या होता है, धनात्मक फोकस होता है। अवतल दर्पण का क्या होता है भाई साहब, याद रखिएगा, ऋणात्मक फोकस होता है, ठीक है। और लेंस का मैं थोड़ा देर बाद बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि आने वाला है, ठीक ना। देखिएगा, मोटर वाहन के सामने कौन सा दर्पण लगा होता है, 2023 का पूछा गया है। तो मोटर वाहन के सामने का मतलब वही प्रश्न, वही आईना हो गया जिसको हम लोग पश्चदेश दर्पण बोलते हैं, याद रखिए बात। यानी कि सीधा सीधी बात है, अगर आप लोग मोटर गाड़ी में बैठे हो तो कौन सा दर्पण आपको दिखाई पड़ता है, जो हैंडल में लगा होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पश्चदेश दर्पण बोलते हैं। तो ये प्रश्न ऐसा भी आ सकता है, वाहनों के पश्चदेश दर्पण के रूप में हम लोग किस दर्पण का उपयोग करते हैं, ठीक है। सेम ही टाइप का प्रश्न है, तो याद रखिएगा अवतल दर्पण का। तो इसलिए आप उत्तल दर्पण का, इसलिए 2 ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि उत्तल दर्पण का यूज क्यों करते हैं, क्योंकि उत्तल दर्पण का जो दृश्य क्षेत्र है वो बहुत ही बड़ा है, क्योंकि छोटे से आईने में वो बहुत पीछे का बहुत बड़ा दृश्य दिखा देता है। इसका हम लोग क्या करते हैं, उत्तल दर्पण का यूज करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देख लो 3 नंबर का प्रश्न, ये भी 2023 का पूछा गया प्रश्न। लिखा है कि यदि एक लेंस की क्षमता -2D है उसकी फोकस दूरी क्या है।
तो सबसे पहली बात तो लेंस का क्षमता यहाँ पे दिया हुआ है, यानी कि पी का वैल्यू दिया हुआ है -2d। ये जो डी है, डी क्या है आपके पास डायोप्टर है, क्योंकि लेंस का क्षमता कैसा है मतलब डायोप्टर होता है इसलिए, ठीक ना। तो पी का वैल्यू दिया हुआ है, आपको एफ निकालना है। एक फॉर्मूला होता है पी बराबर में 1/f होता है, ठीक है। तो आपको P दिया हुआ है, F निकालना है, आराम से निकाल लोगे। तो निकाल लो, यहाँ पे P का वैल्यू दिया हुआ है -2d बराबर होता है 1/f, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दो तो वैसे देख लो, यहाँ पे नीचे में 1 है तो 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 1 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा -2df हो जाएगा। डी को मैं फिलहाल नहीं लिखता हूँ, ठीक है, सिर्फ -2 लिखता हूँ। तो -2f बराबर में क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या करो आप लोग, 1 को यहाँ से क्या करो, f को रहने दो, -2 को उधर भेज दो तो क्या हो जाएगा 1/-2 हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा आपके पास -0.5 मीटर में। जी हाँ, याद रखिएगा ये जो P बराबर में 1/f फार्मूला है, इसमें जो f है ये मीटर में होता है, याद रखिएगा। यानी कि फोकस दूरी को मीटर में हम लोग लेते हैं और P को किस में लेते हैं, डी में लेते हैं, जैसे कि क्वेश्चन में दिखा है आपको। तो इस कारण से ये जो आंसर आएगा, ये हम लोगों ने f निकाला, f किस में निकलेगा, मीटर में निकला है, यानी कि -12 मीटर निकला आपको। लेकिन क्वेश्चन में देखो क्या है कि क्वेश्चन में सब सेंटीमीटर दिया है, तो आपके पास -0.5 का आपको क्या करना पड़ेगा, सेंटीमीटर में चेंज करना पड़ेगा। तो कैसे करोगे, बस इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। जिसे मल्टीप्लाई करोगे तो ये 50 आ जाएगा, माइनस का 50, तो ये क्या निकलेगा आपके पास -50 सेंटीमीटर। तो ये कुल मिलाकर देखा जाए तो 3 ऑप्शन का करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब एक चीज़ समझो, यहाँ पे फॉर्मूला आपके पास होता है P बराबर में 1/f, ठीक है। तो ये जो P है, P का वैल्यू आपका नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा, किस पे डिपेंड करेगा, जाहिर सी बात है 1/f पर डिपेंड करेगा, क्योंकि P का फॉर्मूला 1/f होता है। और इस 1/f में भी देख लो क्या है कि 1 जो है वो क्या आपके पास कांस्टेंट है, यानी कि देख लो यहाँ पे 1/f है, ये क्या कांस्टेंट है, ठीक ना, क्योंकि इसका वैल्यू बदलने वाला नहीं, पर f का वैल्यू बदल सकता है। यानी कि ये जो P होगा ये धनात्मक होगा कि ऋणात्मक होगा, किस पर डिपेंड करेगा, f पर डिपेंड करेगा। यार f क्या होता है, किसी भी लेंस का फोकस दूरी होता है, क्योंकि P क्या होता है, किसी भी लेंस का क्षमता होता है, और f क्या होता है, किसी भी लेंस का फोकस दूरी होता है। तो फोकस दूरी अगर ऋणात्मक है तो P का वैल्यू ऋणात्मक आएगा, और अगर फोकस दूरी अगर पॉजिटिव है तो P का वैल्यू क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ क्वेश्चन में देख लो क्या लिखा था, -2d लिखा हुआ था, ठीक है। तो -2d लिखा है, यानी कि क्या होगा, जाहिर सी बात है कि f यहाँ पे नेगेटिव रहा होगा, तभी ना यहाँ पे d का वैल्यू या फिर p का वैल्यू माइनस में आया, ठीक है। तो f के वैल्यू किस लेंस में ऋणात्मक होता है, अब मैं बताया था। देखो कहीं भी उत्तल लेंस की बात करूँ तो याद रखिएगा, उत्तल लेंस में जो आपके पास फोकस दूरी होता है, या फिर बोलो उत्तल लेंस का जो मुख्य फोकस होता है वो क्या होता है, हमेशा वो क्या होता है, धनात्मक होता है उत्तल लेंस का। और अवतल लेंस की मैं बात करूँ, अवतल लेंस की बात करूँ तो इसमें क्या होता है, ऋणात्मक होता है। तो यहाँ पे अवतल लेंस होगा जरूर। क्वेश्चन में क्या होगा कि ये जो -2d दिया हुआ है, ये किसका पावर दिया हुआ है, ये अवतल लेंस का दिया हुआ है, क्योंकि इसका फोकस f होता है, माइनस में होता है इसीलिए, ठीक ना। तो इसी कारण से ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है -2d, क्वेश्चन ऐसा ही बन सकता है, दे देगा कि क्षमता -2d, तो बताइए किस प्रकार का लेंस है। तो भाई साहब किस प्रकार होगा ये आप देखना, अगर नेगेटिव है तो अवतल, और अगर आपके पास पॉजिटिव हो तो उत्तल, ठीक है, याद रखिए बात। और ये लेंस के लिए सिर्फ प्रयुक्त होता है, 2023 का पूछा गया प्रश्न था, सभी चीज़ याद रख लीजिएगा। एक बार रिपीट कर देता हूँ, अगर आपके पास उत्तल दर्पण है तो किसका होगा, ये आपके पास अगर उत्तल दर्पण है तो क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा उत्तल दर्पण है तो पॉजिटिव हो जाएगा, अवतल दर्पण है तो क्या हो जाएगा आपके पास नेगेटिव हो जाएगा, ठीक। उसी प्रकार से अवतल अगर आपके पास लेंस है तो भी नेगेटिव हो जाएगा, और अगर आपके पास मान लो कि उत्तल दर्पण है तो क्या हो जाएगा आपके पास, याद रखिएगा पॉजिटिव हो जाएगा। देखो अब जो इधर पे आपके 5 नंबर का प्रश्न लिखा है कि गोली दर्पण का फोकसांतर उसकी वक्रता तिरछा की कितनी गुनी होती है। 2022 का पूछा गया प्रश्न है, पूछा है फोकसांतर और वक्रता तिरछा, ठीक ना। फोकसांतर का मतलब होता है वही एफ, फोकस दूरी समझ लो, ठीक ना। और यहाँ लिखा है वक्रता तिरछा, जिसको हम लोग बड़ा आर से डिनोट करते हैं। तो याद रखिएगा कि जो यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि गोली दर्पण का जो फोकसांतर होता है एफ जो होता है, उसकी वक्रता तिरछा की कितनी गुनी होती है। तो वैसे भी याद रखिएगा आधा होता है, आधा गुना बोलो या फिर आधी बोलो, क्योंकि जो फॉर्मूला तो वो होता है f बराबर में r/2 होता है, ठीक ना। ये जो फोकस दूरी होती है वक्रता तिरछा की आधी होती है। जैसे कि मान लो कि ये आपका मान लो कोई लेंस है, दर्पण है, मान लो यहाँ पे, ठीक ना, ये आपका क्या जो मुख्य फोकस हो गया। तो यहाँ पे मान लो ये आपके पास क्या ध्रुव है, ठीक ना। ये अगर मान लो कि ये आपका उत्तल दर्पण है, ठीक ना, उत्तल दर्पण है, तो ये आपका मान लो P है यहाँ पे, ठीक ना, ध्रुव है, ठीक है। लेंस होता है यहाँ पे O होता है, ठीक ना, प्रकाशीय केंद्र होता है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी मान लो f है, और उसके बाद यहाँ पे मान लो C है। तो इसमें क्या होता है कि ये जो दूरी है टोटल आपका, ये क्या होता है, मान लो कि ये अगर आपका 4 है तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना याद रखिएगा 2 होता है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का दूरी वो क्या होता है कि इस टोटल दूरी के आधा होता है। तो याद होगा आपको, आई होप। तो इसलिए दोनों ऑप्शन आपका कट हो जाएगा। 6 नंबर का प्रश्न लिखा है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, थोड़ा देर पहले बताया था। अवतल दर्पण की फोकस दूरी, अवतल दर्पण आपका इस प्रकार से होता है, तो इसकी फोकस दूरी क्या होती है, तो याद रखिएगा इसकी फोकस दूरी क्या हो जाएगी, इसका फोकस दूरी ऋणात्मक हो जाएगा। 3 ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। लिखो 7 नंबर का प्रश्न लिखा है कि हजामती दर्पण के रूप में किस दर्पण का उपयोग करते हैं। हजामती बना दाढ़ी बनाने के दर्पण हम लोग किस दर्पण का उपयोग करते हैं, तो याद रखिएगा हम लोग अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन आपका करेक्ट हो जाएगा। 2022 का पूछा गया प्रश्न था। देखो फिर से 2022 का पूछा गया प्रश्न है, गोले लेंस कितने प्रकार के होते हैं, मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। चलिए दोनों ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ये भी 22 का पूछा गया प्रश्न था। देखो फिर से 2022 का पूछा गया प्रश्न आ गया, उत्तल लेंस द्वारा वास्तविक आवर्धित प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु स्थित होता है। देखो उसके लिए आपको समझ में आए उसके लिए मैंने आपको एक बहुत ही अच्छा सा डायग्राम यहाँ पे ला के रख दिया है। देखो ये आपका उत्तल लेंस हो गया। जब आप लोग जब प्रतिबिंब को बिंब को जब आप लोग 2f1 जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग वक्रता केंद्र बोलते हैं, और f1 जिसको हम लोग फोकस दूरी बोलते हैं, या फिर फोकस दूरी बोले फिर फोकस बोलते हैं। लेंस में देखा जाए तो 2 फोकस यहाँ पे है, ठीक ना, और वक्रता केंद्र भी 2 है। याद रखिए ये भी प्रश्न आपका बन सकता है, ठीक ना। चलिए तो देखो यहाँ पे क्या है, सो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे क्या है कि जब आप लोग 2f1 यानी कि वक्रता केंद्र और f1 के बीच में अगर कोई भी बिंब को रखोगे तो प्रतिबिंब जो होगा वो वास्तविक बनेगा, ठीक ना। साथ ही साथ देख लो बड़ा आकार का बनेगा, ठीक है। अगर एक चीज़ अगर आप लोग समझ पाते हो तो बहुत अच्छा बात है, नहीं समझ पाते तो कोई दिक्कत नहीं। एक चीज़ देख लो, समझने का कोशिश करो, फिर भी नहीं समझ में आए तो कोई दिक्कत नहीं। अगर लेंस है, क्या बोल रहा हूँ, अगर लेंस है तो लेंस का जो ये राइट हैंड साइड है, इस साइड में यानी कि इस ओ से इधर इस साइड में जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा याद रखिएगा वास्तविक बनता है, और क्या बनता है, उल्टा बनता है। क्या बनता है, वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है। पर यही अगर दर्पण रहा तो इस साइड में आभासी बनेगा और सीधा बनेगा, ठीक है। जैसा कि मैंने बोला था आभासी और सीधा एक साथ होता है हमेशा, और जो आपके पास वास्तविक होता है उसके साथ हमेशा उल्टा लगता है, ठीक ना। याद रखिए बात, कभी भी वास्तविक साथ सीधा नहीं लगता, वास्तविक साथ हमेशा उल्टा लगता है, आभासी के साथ हमेशा सीधा लगता है। तो इस साइड में क्या बनेगा, अगर लेंस है तो क्या बनेगा, वास्तविक बनेगा और साथ ही साथ उल्टा बनेगा। और यही दर्पण है तो क्या बनेगा, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा। मैं प्रतिबिंब की बात कर रहा हूँ, बिंब की नहीं, प्रतिबिंब की, ठीक ना। और मान लो कि इस साइड में अगर प्रतिबिंब बन रहा है और ये अगर लेंस है तो लेंस का इस साइड क्या बनेगा, आभासी बनेगा, आभासी प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। आभासी यानी कि सीधा बनेगा, ठीक है। और यही अगर मान लीजिए कि दर्पण रहा तो इस साइड में वास्तविक बनेगा, क्या बनेगा, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, और वास्तविक बनेगा यानी जाहिर सी बात है उल्टा बनेगा, ठीक है। तो ये चीज़ अगर आप लोग समझ पाते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ पाते हो तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 10 नंबर का प्रश्न लिखा है कि जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। याद रखिएगा प्रकाश की किरण अगर सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी, ठीक ना, तो याद रखिएगा क्या होता है कि जो प्रकाश का किरण है वो क्या करता है, अभिलंब की ओर, अभिलंब से दूर हटती है। और वही अगर मान लो कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो क्या होगा, विलंब की ओर झुकेगी। तो देख लो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि लिखा है कि हवा से कांच में, यानी कि हवा से कांच में जाती है, यानी कि हवा क्या हो गया, देखा जाए तो कांच के मुताबिक विरल माध्यम हो गया, ठीक है, और सघन माध्यम कांच हो गया। तो भाई साहब सघन विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो जाहिर सी बात है अभिलंब की ओर मुड़ेगी, तो इसीलिए आपका 3 नंबर प्रश्न आपका करेक्ट हो जाएगा। और यही प्रश्न अगर ऐसा रहता कि मान लो कि अगर कांच से हवा में जाती तो, ठीक ना, तो याद रखिए क्या हो जाएगा कि तो इसमें क्या होता है कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो क्या होता है, विलंब से दूर, तो दोनों ऑप्शनों का कट हो जाता है। 22 का पूछा गया प्रश्न था। देखो फिर से 2022 का पूछा गया है क्वेश्चन, लेंस की क्षमता का ऐसा है मतलब डायोप्टर, 4 नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। देख लो 2016 का प्रश्न आप सीधे आ गया। देख लो यहाँ पे लिखा है कि किस दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हो आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है, संभवतः दर्पण है, ठीक। तो भाई साहब इसका आंसर 4 नंबर का हो जाएगा। आप समतल दर्पण ले लो जो कि हम लोग जनरली घर में यूज करते हैं, ठीक ना। समतल दर्पण ले लो तो समतल दर्पण से आप लोग कहीं भी खड़े हो जाओ, ठीक ना, वो आपके बराबर का प्रतिबिंब बनाएगा, साथ ही साथ क्या बनाएगा, वो हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाएगा। सीधा बन रहा है यानी कि यह हमेशा आभासी भी बनाएगा, याद रखिएगा बात। जहीं सीधा दिख जाए याद रखिएगा आभासी, और जहाँ आभासी दिख जाए वो हमेशा रहेगा सीधा। उसी प्रकार से जहाँ वास्तविक दिख जाए हमेशा याद रखिएगा उल्टा, और उल्टा जहाँ दिख जाए हमेशा रखिएगा वास्तविक होगा ही होगा, ठीक है। तो समतल दर्पण तो सही है भाई साहब। साथ साथ उत्तल कैसे होगा, तो देखो उत्तल में सिर्फ 2 स्थितियां होती है। देखो मैंने उत्तल दर्पण के लिए यहाँ पे एक डायग्राम लगाया हुआ है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि आप लोग प्रतिबिंब को या तो इस पी से यानी ध्रुव से लेकर अनंत के बीच में कहीं भी रखो, ठीक ना, या तो और एक स्थिति होता है जिसमें क्या होता है कि अनंत पे रखो। तो ये 2 ही स्थितियां होती है कि आप लोग कहीं भी बिंब को रख सकते हो, उसके बाद प्रतिबिंब बनेगा। लेकिन यही अगर अवतल दर्पण बोलो तो उसमें 6 स्थितियां होती है। एक क्या होता है पी पर, पी और एफ के बीच में, एक होता है एफ पर, एक एफ और सी के बीच में, और एक होता है सी पर, और एक होता है सी से परे, और एक होता है अनंत पे। समझ में आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर पढ़े हो तो आपको समझ में आ रहा है। अगर समझ में नहीं आ रहा है भाई साहब यानी कि आप लोग नहीं पढ़े तो कोई दिक्कत नहीं। याद रखिएगा फिलहाल कि उत्तल दर्पण जो होता है ये उत्तल दर्पण से सिर्फ 2 ही जगहों पे आप लोग बिंब को रखते हो, ठीक ना। तो इस कारण से क्या होता है कि 2 जगह पे रखते हो। साथ ही साथ क्या करते हैं कि इसमें क्या बनता है कि इसमें भी प्रतिबिंब हमेशा आपका क्या बनेगा, सीधा ही बनता है। भले ही छोटा बने बड़ा बने उससे कोई मतलब नहीं है, पर हमेशा सीधा ही बनेगा इसमें, ठीक ना। इसमें क्या बनता है, हमेशा सीधा बनता है। साथ साथ बता दो कि इसमें हमेशा छोटा बनता है, ठीक है। तो इसीलिए क्या हो जाएगा यहाँ पे उत्तल दर्पण भी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग।
अब यहाँ से अति लघु उत्तरीय प्रश्न पर बात करते हैं जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। लेकिन उस दर्पण का नाम बताइए जो बिंब का हमेशा काल्पनिक सीधा तथा छोटा प्रतिबिंब बनाता है। वही जैसा कि मैंने बोला था कि ऐसा दर्पण का नाम बताना है जो काल्पनिक बनाता है, ठीक है, सीधा बनाता है और छोटा बनाता है, ठीक है। काल्पनिक को ही हम लोग आभासी बोलते हैं, याद रखिएगा बात। तो आभासी और काल्पनिक एक ही वर्ड है, बस अलग अलग यहाँ पे लिखा गया, ठीक ना। ठीक, तो याद रखिएगा बात, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले बताया था, जो उत्तल जो आपका दर्पण है ये क्या करता है, सिर्फ दो ही स्थिति पर इस बीम को रख सकते हैं हम लोग, और यही क्या करता है, काल्पनिक बनाता है, सीधा बनाता है और छोटा प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है। और यहीं पे सिर्फ मान लो सिर्फ काल्पनिक और सीधा क्वेश्चन में रहता तो हम लोग यहाँ पे समतल दर्पण भी लिखते हैं। पर समतल दर्पण का क्या दिक्कत है कि वो क्या करता है कि जितना बड़ा आपका बिंब होगा उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बनाएगा। पर यहाँ उत्तल दर्पण का क्या होता है कि बिंब जो आपका जितना बड़ा बिंब है, ठीक ना, उससे छोटा ही बनाता है प्रतिबिंब। तो यही बस अंतर है, बाकी दोनों में सीधा सीधा बनाता है और काल्पनिक बनाता है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये 2022 का पूछा गया प्रश्न था, 2022 का था। अब देखो 2020 का एक पूछा गया प्रश्न आता है, लिखा हुआ है कि अवतल लेंस द्वारा किसी वस्तु का हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। अवतल दर्पण द्वारा पूछ दिया गया। अब देखो अवतल दर्पण की बात की गई है, यहाँ पे अवतल लेंस पूछा गया, अवतल लेंस द्वारा। तो अवतल लेंस द्वारा याद रखिएगा वही बात है भाई साहब कि वास्तविक एवं उल्टा बनता है, ठीक है। हाँ, ये बात सही है कि एक सिचुएशन में क्या बनता है, आभासी बोल लो, ठीक ना, या फिर आप लोग काल्पनिक बोलो, सीधा बनता है, एक सिचुएशन में बनता है। अब किस सिचुएशन में बनता है आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये 2020 का पूछा गया प्रश्न था, ठीक है। अब जो है कि वाहनों के अग्रदीप यानी कि हेडलाइट, ठीक ना, में किस दर्पण को उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे हेडलाइट भी लिख सकता था क्वेश्चन, देख लो ये 2 बार पूछा गया है, 2012 में और 2019 में भी पूछा गया प्रश्न। तो याद रखिएगा अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं हम लोग। देखो 4 नंबर का प्रश्न लिखा हुआ है कि किसी शब्दकोश के छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए आप किस प्रकार के लेंस का प्रयोग करते हैं। तो याद रखिएगा कि हम लोग उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, आप लोग को पता ही होगा। जितना ज़्यादा इसका क्षमता हो, जितना ज़्यादा पी होगा हम लोग के लिए उतना आसान होगा। 17 में और 2019 में पूछा गया प्रश्न है। 5वां प्रश्न लिखा है कि उस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी वक्रता 32 सेंटीमीटर है, ठीक। तो याद रखिएगा एक फॉर्मूला होता है, जैसे कि मैंने थोड़ा देर पहले ऊपर ने बताया था कि एफ जो होता है यानी कि जो आपका फोकस होता है वो क्या होता है कि वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। यानी कि क्या हो जाएगा, एफ बराबर में हो जाएगा r/2, ठीक है। तो मैंने वही यहाँ पे लिखा हुआ है, देख लो ये आपका फॉर्मूला हो गया, एफ बराबर r/2। एफ का मान आपको निकालना है, आपको आर का मान दे देगा, वक्रता त्रिज्या 32 दे दिया है, तो 32/2 हो जाएगा। तो यह हो जाएगा 32/2 काटोगे तो 16 सेंटीमीटर से निकल कर आ जाएगा। तो इसीलिए क्या हो जाएगा आपके पास 16 सेंटीमीटर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फॉर्मूला होता है आपके पास एफ बराबर में r/2, ठीक है। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। 2018 का पूछा गया प्रश्न था। देख लीजिए आपका कितना का पूछा गया प्रश्न है, 2015 का पूछा गया प्रश्न। लिखा है कि एक दर्पण की फोकस दूरी 10 सेमी है, यानी कि 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। एफ दिया हुआ है आपको, कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, ठीक है। दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। डायरेक्ट इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर नहीं समझ में आ रहा तो देखो फॉर्मूला आपके पास होता है एफ बराबर में r/2, ठीक है। आपको क्या दिया हुआ है, फोकस दूरी दिया हुआ है जो कि कितना दिया, 10 दिया हुआ है। आपको r निकालना है। इधर 10 बराबर में क्या हो जाएगा, r/2 हो जाएगा। 2 के इधर दे तो इधर क्या है, भागा में इधर क्या गुणाम हो जाएगा, यानी कि f के साथ गुणाम हो जाएगा, यानी कि f गुना में 2 हो जाएगा। तो r का वैल्यू निकल कर आ जाएगा। यानी कि अब से जब भी आप लोग r का वैल्यू निकालोगे डायरेक्ट क्या करना, f में 2 मल्टीप्लाई कर देना, तो आंसर निकल जाएगा। इसलिए 20 सेंटीमीटर करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि 10 दिया होगा, 10 दूना 20, तो 20 सेंटीमीटर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2014 का पूछा गया प्रश्न है, जो कि देख लो यहाँ पे 7 नंबर का प्रश्न लिखा है कि गोले दर्पण की फोकस दूरी एफ तथा वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध लिखें। तो भाई साहब वही एफ बराबर में r/2 फोकस दूरी, जिसको एफ से हम लोग किसको डिनोट करते हैं, फोकस दूरी, और बड़ा आर से वक्रता त्रिज्या, मैंने वो लिखा हुआ है यहाँ पे। चलिए यहाँ से हम लोग 8 नंबर के प्रश्न पर आते हैं। लिखा हुआ है कि लेंस की क्षमता कैसा मात्रा है, भाई साहब डायोप्टर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2013 पूछा गया प्रश्न लिखा है कि वाहनों के पक्ष दृश्य दर्पण के रूप में किस दर्पण को उपयोग किया जाता है। थोड़ा देर पहले बताया था, 11 नंबर का 2011 में पूछा गया प्रश्न है, उत्तल दर्पण, याद रखिएगा बात। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो लिखा हुआ है कि उस दर्पण का नाम बताए जो बीम का सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बना सके, ठीक है। जाहिर सी बात है भाई साहब अवतल दर्पण, ठीक है। इतना समझाया था थोड़ा देर पहले, ठीक है। बाकी चलो आगे बढ़ते हैं। देखो 11 नंबर का प्रश्न लिखा है कि एक गोले दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। वक्रता त्रिज्या यानी कि बड़ा आर आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है आपके पास, 20 दिया हुआ है, ठीक है। उसकी फोकस दूरी क्या होगी, उसको आपको एफ निकालना है। कैसे निकालोगे, जाहिर सी बात है भाई साहब, देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको 2 से भागा दे दो, ठीक है। क्यों नहीं समझ में आया तो देखो फॉर्मूला होता है आपके पास एफ बराबर में
r/2। आपको r का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है। यहाँ पे f का वैल्यू आराम से निकल जाएगा, बस यहाँ पे 20 को 2 से भागा दे दो, कितना जो 10 सेंटीमीटर, तो ये निकल गया। इतना इजी प्रश्न था। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो अब यहाँ से अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे द्वारा दिया गया शुरू होता है। तो देखो यहाँ पे लेगा कि एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन MCQ की बात कर रहा हूँ मैं। अब कुछ एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन पर बात करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास आता है कि बताइए कि प्रकाश की चाल होती है, कितनी होती है, 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकंड। एक क्वेश्चन आपका कट हो जाएगा। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, भाई साहब थोड़ा देर पहले बताया था, आभासी सीधा होता है और हमेशा प्रतिबिंब और बिंब का साइज समान होता है। तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन में तो भाई साहब देख लो सीधा, तो ये बात तो सही, वैसे सीधा तो होता ही होता है, ठीक है, सीधा तो होता है, बराबर तो होता है, आभासी तो होता है, इसलिए इनमें से सभी चारों ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 3 प्रश्न के प्रकाश के परावर्तन के नियम हैं, 2 नियम है, तो दोनों ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं लोग। 4 प्रश्न लिखा है कि प्रकाश परावर्तन का नियम लागू होता है। परावर्तन का नियम लागू होता है केवल समतल दर्पणों पर, केवल अवतल दर्पणों पर, केवल उत्तल दर्पणों पर, सभी परावर्तक पृष्ठों पर। तो जितने भी परावर्तक पृष्ठ है जिसमें लाइट का रिफ्लेक्शन हो सके, परावर्तन हो सके, उसमें लगता है, इसलिए चारों ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके 2 नियम क्या क्या है कमेंट करके जरूर बताइएगा। 5 लिखा है कि गोले दर्पण के ज्यामिति केंद्रों को क्या कहते हैं। गोले दर्पण की पूछा है, दर्पण का पूछे तो याद रखिएगा ध्रुव, जिसको हम लोग P से डिनोट करते हैं, और यही अगर लेंस पूछ दे तो क्या बोलेंगे उसको, प्रकाश के केंद्र, जिसको हम लोग O से डिनोट करते हैं, याद रखिएगा बात। चलिए आगे बढ़ते। लिखा है कि 6 नंबर के क्वेश्चन में किसी गोले दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता तिर्य्या की कितनी होती है, वैसा आधी होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 1 नंबर क्वेश्चन आपका करेक्ट हो जाएगा। देखा है 7 नंबर प्रश्न लिखा है कि गोले दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता तिर्य्या में क्या संबंध है। वैसा बराबर थोड़ा देर पहले बताया था, आप कमेंट करके बताइए, बार बार नहीं बताने वाला हूँ। निम्नलिखित में से किसका मात्रक डायोप्टर है, भाई साहब थोड़ा देर पहले बताया था, लेंस की क्षमता का। 3 ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए लिखा है कि उस दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी जिसकी वक्रता तिर्य्या 32 सेंटीमीटर है। आपको वक्रता तिर्य्या दिया हुआ है, यानी कि भाई साहब आप सीधा इसको 2 से भागा दे दो ना, क्योंकि समझ लो क्या आपको पूछा है, एफ पूछा है, यानी कि एफ बराबर क्या होता है, r/2 होता है। r का वैल्यू 32 देगा, यानी कि 32 भागा 2 कर दो तो आराम से आप निकल जाएगा, तो निकाल दो कितना हो जाएगा, 16 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यानी कि आपके पास 3 ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। एक बार चेक कर लीजिएगा, मीटर में दिया है, सेंटीमीटर में दिया है, उसका लोचा बहुत करता है। 10 नंबर का प्रश्न होगा कि यदि f का मान 12 सेंटीमीटर तो r का मान क्या होगा। थोड़ा देर पहले बताया था, अगर आपको f का मान दे दे, अगर r का पूछे तो उसको डायरेक्ट 2 से गुना कर दो, तो 12 दूना 24, यानी कि 1 ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर समझ में नहीं आया तो वही f बराबर में r/2 करके देख लो यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा फॉर्मूला पुट करके। इससे एक प्रश्न आएगा ही आएगा। लिखा है कि यदि f का मान 16 सेंटीमीटर तो r का मान क्या होगा, कमेंट करके बताइए। 11 नंबर का प्रश्न। चलिए आगे बढ़ते हैं। अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, थोड़ा देर पहले बताया था, अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, सही समझ रहे हो आप लोग। अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है, 3 ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। वही उत्तल दर्पण की पूछे तो धनात्मक, तो इसलिए 1 नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यह है कि अवतल दर्पण के परावर्तन के बाद किरणें किस बिंदु से होकर गुजरेगी। चाहे इस प्रकार का प्रश्न यहाँ पे अवतल दर्पण पूछ दे या उत्तल दर्पण पूछ दे या लेंस वगैरह पूछ दे, तो याद रखिएगा सीधे F मार दीजिएगा, ठीक। क्वेश्चंस का कहने का यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चंस को यहाँ क्लियर करना चाहिए था, ये कहना चाहिए था कि भाई साहब अवतल दर्पण में अनंत से आती हुई किरण परावर्तन के बाद वो किस बिंदु से होकर गुजरेगी, तो भाई साहब F पर। इस प्रकार का प्रश्न पूछना चाहिए था, बाकी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 15 नंबर का प्रश्न लिखा हुआ है कि किसी दर्पण से वस्तु को कहीं भी रखने से वस्तु के बराबर आकार का सीधा प्रतिबिंब बनता है, तो दर्पण होगा। थोड़ा देर पहले बताया था भाई साहब कि समतल दर्पण में क्या होता है कि भाई साहब सीधा बनता है और प्रतिबिंब और बिंब का आकार समान होता है, यानी कि जितना बड़ा बिंब होगा उतना ही बड़ा प्रतिबिंब होगा, यानी कि वस्तु के आकार का ही होगा, तो समतल दर्पण हो जाएगा। यहाँ पे उत्तल दर्पण को सही मत मारिएगा, क्योंकि उत्तल दर्पण समान आकार का नहीं बनाता है, छोटा आकार का बनाता है, बाकी सीधा तो बनाता है, ठीक ना। 3 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 16 नंबर का प्रश्न लिखा है कि अवतल दर्पण के सामने किसी वस्तु को कहाँ पर रखा गया है जिससे उसके समान आकार का उल्टा प्रतिबिंब बनता है। तो ये देखियो, मैंने आपको समझाने के लिए एक डायग्राम यहाँ पर बना दिया है। ये आपके पास क्या उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण के सामने अगर आप लोग सी पर कोई बिंब को रखोगे तो उसका प्रतिबिंब हमेशा सी पर ही बनेगा और नीचे तरफ बनेगा, यानी कि क्या बनेगा, उसका जो होगा उल्टा बनेगा, इसलिए सी पर इसका सही आंसर हो जाएगा। इसीलिए क्या हो जाएगा, वक्रता केंद्र पर सी क्या होता है, वक्रता केंद्र। 3 ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते 17 नंबर पर। जब वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र सी पर होती है तो प्रतिबिंब कहाँ बनती है, सी पर ही बनती है। थोड़ी देर पहले देखो वही सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन को बस घुमा दिया, बोले ना क्वेश्चन खाली घुमाएगा। भाई साहब अवतल दर्पण है आपका, उसका प्रतिबिंब कहाँ है, सी पर है, बिंब का है सी पर है, तो प्रतिबिंब भी सी पर बनेगा। देख लो ये डायग्राम सब जरूर याद रखिएगा, 6 को 6 कंडीशन जरूर याद रखिएगा अवतल दर्पण का और लेंस का भी, ठीक ना। तो इसलिए 1 नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, देख लो 1 नंबर क्वेश्चन आपका करेक्ट हो जाएगा। 18वां प्रश्न लिखा है कि किसी बीम का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया जाता है, तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए। थोड़ा देर पहले मैंने आपको बताया था, जब अवतल दर्पण के बारे में बताया था, कि इसमें 6 स्थितियाँ होती है, जिसमें से एक स्थिति होती है जिसमें आपका क्या होता है कि उसमें जो आपका प्रतिबिंब बनता है वो आभासी बनता है और सीधा बनता है, ठीक है। बाकी पांचों का पांचों स्थिति में क्या बनता है, वास्तविक तथा उल्टा बनता है। तो वो स्थिति कौन सा जिसमें आपका आभासी तथा सीधा बनता है, या फिर बोलो काल्पनिक तथा सीधा बनता है। तो जब आप लोग बिंब को पी तथा एफ के बीच में रखते हो, यानी कि जो आपका ध्रुव तथा फोकस के बीच में रखते हो तब, ठीक ना। तो देख सकते हो ये जो आपका प्रतिबिंब बना है वो दर्पण के पीछे बना है। याद रखिए, ऐसे पूछा जा सकता है कि भाई साहब जब आपका जो बिंब है वो आपका एफ और पी के बीच में जब आपका अवतल दर्पण में रखा गया तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो दर्पण के पीछे, ऐसा लिख सकते हो, ठीक ना। तो वो क्या बनेगा, देख सकते हो ये क्या है आपके पास, ये आपका बनेगा आभासी बनेगा और सीधा बनेगा, क्योंकि देख लो प्रतिबिंब का मुंह हो जो ऊपर की तरफ है और बिंब भी हमेशा उसका मुंह हमेशा ऊपर की ओर होता है, यानी कि देख सकते हो एक ही डायरेक्शन में, यानी कि सीधा है, ठीक ना। और साथ साथ देख सकते हो बिंब की जो साइज है वो इतना सा है, प्रतिबिंब से थोड़ा सा बड़ा, यानी कि प्रतिबिंब बड़ा भी बनेगा। तो इसीलिए क्या हो जाएगा आपके पास एफ तथा ओ के बीच में, एफ तथा पी के बीच में, फिर बोलो पी तथा ओ के बीच में। अगर हिंदी में बात करो तो फोकस दूरी और उसके बाद वक्रता, फोकस दूरी और बोलो कि मुख्य ध्रुव के बीच में, ये बोलो ध्रुव तथा फोकस दूरी के बीच में। तो इसलिए ऑप्शन में जो आपको दिख रहा है दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच, 4 ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। देख लो हमारे पास 19 नंबर का प्रश्न लिखा हुआ है कि किसी अवतल दर्पण में वस्तु कहाँ रखा गया है जिससे उसका सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बना है। तो भैया भाई साहब सेम वही प्रश्न है, देख लो यही वाला आपका सही आंसर हो जाएगा। देख लो आपका यहाँ आवर्धित बन रहा है, साथ ही साथ देख लो अवतल दर्पण पे रखा गया है। सीधा और आवर्धित सिर्फ एक ही स्थिति पर बनता है, जब आपका एफ तथा पी के बीच में होता है। तो इसलिए इसका भी सही आंसर क्या हो जाएगा, 4 नंबर का ध्रुव और फोकस के बीच में। देखो 20 नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता सकता है। देख लो भाई साहब ये 8 क्लास में भी पूछा जाता है, इसमें भी पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भाई साहब जल का उपयोग कर सकते हैं, कांच का उपयोग कर सकते हैं, प्लास्टिक का उपयोग कर सकते हैं, पर मिट्टी का उपयोग नहीं कर सकते हैं, ठीक ना, क्योंकि मिट्टी पारदर्शी नहीं होती और आपका लेंस बनाने के लिए पारदर्शी वस्तु चाहिए, ठीक ना। यह है कि उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव होता है। तो याद रखिएगा उत्तल दर्पण द्वारा बनाया प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, काल्पनिक तथा सीधा होता है या फिर आभासी तथा सीधा होता है। तो ऑप्शन में देख लो सीधा दिख रहा है, ठीक ना, तो इसलिए 4 ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। वास्तविक तो होगा नहीं, ठीक ना, आवर्धित तो होगा नहीं क्योंकि इसमें छोटा बनता है, ठीक है। उल्टा तो होगा नहीं क्योंकि उल्टा और वास्तविक एक ही चीज़ है, समझ लो एक ही चीज़ नहीं है, पर जहाँ वो वास्तविक होगा वहाँ पर उल्टा लगता है, जहाँ उल्टा होगा वहाँ वास्तविक होगा ही होगा। तो दोनों का दोनों ऑप्शन में होगा नहीं, बचा एक ही 4 नंबर का ऑप्शन, ठीक है। 22 नंबर का प्रश्न लिखा है कि उत्तल दर्पण का प्रयोग निम्नलिखित में किस वस्तु में किया जाता है। उत्तल दर्पण का उपयोग देखो ऐसा वाहनों के आगे के दर्पण बोल लो या फिर बोलो पश्च दृश्य दर्पण में किया जाता है, तो या फिर देख लो यहाँ पे क्या लिखा है गाड़ियों के हेडलाइट में, नहीं तो इसमें तो अवतल का किया जाता है, गाड़ियों के साइड मिरर के रूप में। 1 नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए हम लोग 23 नंबर के प्रश्न पर आते हैं। लिखा है कि जब किसी बिंब को किसी अवतल दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, यह प्रतिबिंब होता है, ठीक। सीधा सीधी पूछा है कि देखो कोई भी बिंब को अगर आप लोग अवतल दर्पण में फोकस और ध्रुव के बीच में रखोगे तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, यह प्रतिबिंब होता है। थोड़ा देर पहले एकदम सेम मैंने ये जो चीज़ बोला वही चीज़ हो रहा है, ये वाला यही कंडीशन है। देख लो अवतल दर्पण है, बिंब को आप लोग एफ तथा पी के बीच में यानी कि फोकस तथा ध्रुव के बीच में रखोगे तो प्रतिबिंब देख लो दर्पण के पीछे बन रहा है, तो ये कैसा बनता है, आभासी बनता है और क्या बनता है, सीधा बनता है। फिर बोलो कि क्या बनता है आपके पास, काल्पनिक तथा सीधा बनता है, इसलिए 4 ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। उस दर्पण का नाम बताइए जो बिंब का सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बना सके। आवर्धित बनाना चाहिए और सीधा बनाना चाहिए और उस दर्पण का नाम बनाना चाहिए। तो भाई साहब क्या हो जाएगा यहाँ पे, देख लो यहाँ पे जनरली बच्चे क्या मार देंगे, यहाँ पे उत्तल दर्पण मार देंगे, क्योंकि उत्तल दर्पण में क्या बनता है कि 2 ही कंडीशन होता है, दोनों को दोनों कंडीशन में क्या होता है कि सीधा प्रतिबिंब बनाता है, पर भाई साहब वो छोटा बनाता है, दोनों को दोनों कंडीशन में छोटा बनाता है, जितना बड़ा बिंब होगा उससे छोटा ही होगा, समझे। पर यहाँ पूछा कि सीधा तो होगा साथ ही साथ आवर्धित भी होगा, तो याद हो जाएगा अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में सिर्फ एक ही कंडीशन होता है जो कि यहाँ पे आप लोगों ने ऊपर में देखा, ये कंडीशन। इसमें क्या होता है कि इसी में सिर्फ सीधा बनता है, यानी कि बोलो आभासी सीधा बनता है, काल्पनिक सीधा बनता है, साथ ही साथ बड़ा भी बनता है। तो इसलिए इस प्रकार के प्रश्न में याद रखिएगा, अगर पूछ दे कि सीधा और बड़ा और अगर आपको दे दे किस दर्पण में, तो याद रखिएगा अवतल दर्पण में। और यही अगर लेंस के बारे में पूछे तो किस दर्पण में, वही कि आवर्धित बनेगा और साथ ही साथ सीधा बनेगा, ठीक। तो क्या होगा आप लोग कमेंट करके आंसर जरूर बताइएगा। बाकी
क्वेश्चन आएगा तो बता दिया जाएगा। लिखा है कि किस दर्पण का दृश्य क्षेत्र विस्तृत होता है। थोड़ी देर पहले बताया था, सेम प्रश्न पूछा है कि किस दर्पण का जो पीछे देखने का एरिया होता है, फिर बोलो कि उसका जो दृश्य क्षेत्र होता है वो बड़ा होता है। वैसा उत्तल दर्पण का, इसीलिए तो हम लोग उसको गाड़ियों के साइड मिरर के रूप में यूज़ करते हैं, ताकि छोटे से दर्पण में बड़ा बड़ा जो पीछे में गाड़ी ट्रक आता है उससे बढ़ जाए, ठीक ना, आराम से दिखते हैं हमें। 26वां प्रश्न लिखा है कि अवतल दर्पण का प्रयोग निम्नलिखित में किस वस्तु में किया जाता है। अवतल दर्पण का उपयोग हम लोग दाढ़ी बनाने के लिए उपयोग करते हैं, गाड़ियों के हेडलाइट में उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन में यहाँ दिख रहा है गाड़ियों के हेडलाइट, यानी कि दोनों ऑप्शन पर करेक्ट हो जाएगा। वाहनों के पश्चदेश दर्पण के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। भाई साहब बार बार क्वेश्चन आ रहा है, रिपीटेड हो रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि क्यों रिपीटेड हो रहा है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है इसीलिए रिपीटेड हो रहा है। 26वां प्रश्न है कि वाहनों के अग्रदीप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो वाहनों के अग्रदीप में किसका उपयोग किया जाता है, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। देख लो रिपीटेड प्रश्न हो रहा है। सौर भट्टियों में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। भाई साहब अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। 1 नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। ऑप्शन कभी कभी बोलना भूल जाता हूँ तो कोई दिक्कत नहीं, आप लोग उतना मैनेज कर लेना। लिखा है कि 29 नंबर का प्रश्न लिखा है कि मोटर चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा रहता है। देखो रिपीटेड प्रश्न है, कमेंट करके बताइए आंसर। सोलर कुकर में किस गोले दर्पण को उपयोग किया जाता है। तो सोलर कुकर में भी अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। सौर भट्टियों में भी अवतल दर्पण है, क्यों, क्योंकि ये क्या करता है, प्रकाश के किरण को एक जगह एकत्रित करने में मदद करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। लिखा हुआ है कि किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी, यानी कि कोई दर्पण है और कोई लेंस है, दोनों का फोकस दूरी आपको क्या देगा, -15 सेंटीमीटर दिया जाए। दर्पण लेंस संभवतः है, यानी कि वो जो दर्पण होगा वो लेंस किस प्रकार का होगा। तो भाई साहब फोकस दूरी की दिया हुआ है, जो कि ऋणात्मक दिया हुआ है। यहाँ वैल्यू से कोई मतलब नहीं है, 15 सेंटीमीटर से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे देखो नेगेटिव है कि पॉजिटिव है। तो आप बताओ कि यहाँ पे किस दर्पण का जो वैल्यू होता है, वो जो आपका फोकस होता है वो ऋणात्मक होता है, और किस लेंस का फोकस ऋणात्मक होता है। तो मैंने थोड़ा देर पहले बताया था, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। फिलहाल चलो आंसर बताता हूँ। जो अवतल होता है, अवतल हमेशा ऋणात्मक होता है, चाहे वो लेंस ले लो, चाहे आपका दर्पण ले लो, यानी कि चाहे अवतल दर्पण बोलो या अवतल लेंस बोलो, दोनों का दोनों ऋणात्मक होता है, ठीक ना। और जितना बोलो कि उत्तल दर्पण बोल लो या फिर उत्तल लेंस बोलो, दोनों को दोनों पॉजिटिव होता है। तो यहीं अगर मान लो खाली 15 दे देता तो याद रखिएगा उत्तल हो जाता, दोनों का दोनों उत्तल हो जाता, इसलिए दोनों ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता। परंतु इसमें क्या दिया, माइनस दिया, इसलिए क्या हो जाएगा, 1 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, दोनों अवतल, ठीक, याद रखिएगा बात। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। लिखा है कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी होती है, थोड़ा देर पहले बताया था, उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। 1 ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। उत्तल लेंस बोले या दर्पण बोले सेम होता है, धनात्मक। अवतल लेंस की फोकस दूरी भाई साहब ऋणात्मक, यही बोलो फिर से, अवतल लेंस बोलो या दर्पण बोलो समान होता है, ठीक, ऋणात्मक। लेकिन किस लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। भाई साहब जाहिर सी बात है, जिसका एफ ऋणात्मक होगा। बताया था मैंने कि फॉर्मूला होता है P बराबर में 1/f। P किस पे निर्भर करता है, 1/f पर। 1 तो कांस्टेंट है, बचा f, तो f पर निर्भर करता है। अगर f नेगेटिव है तो P नेगेटिव होगा, f पॉजिटिव है तो P पॉजिटिव होगा। तो f क्या होता है, वही फोकस। तो जिसका फोकस नेगेटिव होगा वही लेंस, उसका क्षमता ऋणात्मक होगा। तो भाई साहब कौन सा लेंस का f नेगेटिव होता है, भाई साहब अवतल लेंस का, तो इसलिए 1 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है कि किस लेंस की क्षमता धनात्मक होती है। भाई साहब उत्तल, समझे ना, उत्तल लेंस किसी, दोनों से करेक्ट हो जाएगा क्योंकि इसका फोकस पॉजिटिव होता है। लिखा है कि कौन सा लेंस अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन अच्छा है। अभिसारी का मतलब क्या होता है कि इकट्ठा करना, याद रखिएगा बात। तो ऐसा लेंस जो क्या करता है, प्रकाश की किरण को इकट्ठा करता है। कौन सा, उत्तल लेंस, याद रखिए, दोनों सब करेक्ट हो जाता है। इसमें क्या होता है कि इस प्रकार का लेंस होता है, ठीक ना। ये मान लो आपके पास मुख्य अक्ष है, इस प्रकार से अनंत से किरण आती है, तो इस प्रकार से फोकस में इस प्रकार से एकत्रित होती है। ये क्या करती है, फैलाने का काम करती है, सिकोड़ने का काम करती है किरणों को, इसलिए क्या हो जाएगा, उत्तल लेंस हो जाएगा। और ये पूछ देता है कि कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहा जाता है। अपसारी किसको बोलते हैं, जो फैलाता है लेंस, अपसारी किसको बोला जाता है, हम लोग वही अवतल लेंस को बोलेंगे। और अभिसारी उत्तल लेंस को, अपसारी अवतल, अभिसारी उत्तल, ठीक। यह है कि लेंस के किसी बिंदु पर प्रकाश की किरण अपने लेंस के किस बिंदु पर प्रकाश की किरण अपने मुख्य पथ से विचलित नहीं होती है। तो याद रखिएगा कोई भी लेंस है, चलो मैं अवतल लेंस ले लेता हूँ, इसका जो O होता है, ठीक ना, सेंटर बोल लो या फिर बोल लो जो आपके प्रकाशी केंद्र होता है, ठीक ना। इसमें क्या होता है कि अगर मान लो कि इसमें अगर डायरेक्ट लाइट पड़े तो वो क्या होता है कि ना ही वो रिफ्लेक्ट की इधरों नहीं करती, डायरेक्ट वो सीधे निकल जाती है, ठीक। और यही चीज़ कोई भी, या फिर यही चीज़ उत्तल लेंस में भी होता है। ये जो P है आपका, यहाँ O है, यहाँ से भी अगर लाइट आ रहा है यहाँ पे डायरेक्ट, तो ये क्या हो जाएगा, पार हो जाएगा एकदम बिना विचलित हुए। यही लेंस छोड़ दो, यही अगर मैं दर्पण की बात करूँ, दर्पण में भी अगर P पर कोई प्रकाश डायरेक्ट पड़ रहा है तो डायरेक्ट पार हो जाएगा, चाहे वो दर्पण उत्तल हो या अवतल हो, ठीक ना, याद रखिए बात। तो इसलिए क्या हो जाएगा, अगर दर्पण पूछता क्वेश्चन में तो क्या बोलते हैं हम लोग, ध्रुव मारते, 4 नंबर मारते, पर यहाँ पे लेंस पूछा है तो इसलिए क्या मानेंगे, प्रकाशिक केंद्र, दोनों ऑप्शन का करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार से सोचना पड़ेगा क्या क्या प्रश्न बन सकता है, समझे ना। चलिए लिखा 38वां प्रश्न है कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं। ऐसा बोला था ना, उत्तल लेंस क्या करता है, प्रकाशिक किरण को सिकोड़ाता है, एक जगह इकट्ठा करता है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, यह प्रकाशिक किरणों को एक जगह एकत्रित करता है, एकदम ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा।
39 नंबर प्रश्न लिखा कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहा जाता है। भाई साहब अपसारी माने जो फैलाना, तो कौन सा लेंस किरणों को फैलाता है, अवतल लेंस फैलाता है। 1 नंबर प्रश्न आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए 40 नंबर प्रश्न आते हैं, किस प्रकार का लेंस वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु के आकार से बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। जी ऐसे समझ लो, जो आपका अवतल लेंस होता है ये क्या बनाता है आपके पास, वास्तविक बनाता है, साथ ही साथ जो आपका उल्टा बनाता है तथा वस्तु के आकार से बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, तो 1 नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा। इसमें 6 स्थितियां होती है। आपको पता होगा कि लेंस में अवतल लेंस क्या करता है, 6 स्थितियों पर उसको बीम को बनाकर प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, 6 का 6 डायग्राम आपको पता चाहिए। और अगर मैं दर्पण की बात करूँ, दर्पण में उत्तल दर्पण क्या करता है, 6 जगहों पर आप लोग उसको रख सकते हो डायग्राम को। ठीक, याद रखिएगा बात। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आपके पास 41 नंबर का प्रश्न है। 41 नंबर प्रश्न है कि उत्तल लेंस के सामने किस स्थान पर वस्तु को रखे कि उसका सीधा प्रतिबिंब बनता है। देख लो, सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे उत्तल लेंस एक ड्रॉ कर लिया है। सीधा सीधी पूछा है कि आपका क्या बने, सीधा तथा आवर्धित बने। तो सीधा कहाँ बनता है, जब आपका यहाँ पे एफ तथा ओ के बीच में रहता है, यानी कि प्रकाशीय केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में जब कोई भी प्रतिबिंब को अगर रखोगे आप लोग, तो क्या बनता है कि प्रतिबिंब क्या होता है वो बीम के तरफ ही बनता है। ठीक है, और क्या बनता है, देखो बड़ा भी बनता है, आवर्धित भी बनता है और सीधा भी बनता है। और साथ ही साथ सीधा बनता है तो आप लोग बोल सकते हो काल्पनिक या आभासी भी बनता है। तो इसलिए क्या हो जाएगा आपके पास ये एफ तथा ओ के बीच में, यानी कि प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच में, इस दोनों से प्रकट हो जाएगा। देखो मैंने डायग्राम भी छाप के यहाँ पे लाया हुआ है आपके लिए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। यह कि उत्तल लेंस द्वारा वास्तविक आवर्धित प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु स्थित होती है। देखो सेम उसी टाइप का प्रश्न जो आपका प्रीवियस में पूछा गया था, तो अब इसको तो मैं बताने वाला हूँ नहीं, क्योंकि ये प्रश्न मैंने थोड़ा देर पहले करा दिया था। ठीक ना, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये कि किस प्रकार का लेंस आभासी, सीधा तथा वस्तु के आकार से छोटा प्रतिबिंब बनाता है। सबसे पहले तो लेंस पूछा है, किस प्रकार का लेंस, जो हमेशा क्या बनाता है, सीधा बनाता है। सीधा बनाएगा तो जाहिर सी बात है आभासी तो बनाएगा ही। ठीक ना, और साथ ही साथ क्या बनाता है, छोटा बनाता है। थोड़ा देर पहले बताया था मैंने, अगर दर्पण आएगा तो क्या मारेंगे हम लोग, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण क्या करता है, हमेशा क्या बनाता है, सीधा बनाता है, आभासी बनाता है और छोटा बनाता है। अगर लेंस की बात करो तो अवतल लेंस। ठीक ना, अवतल लेंस यहाँ पे क्या करता है आपके पास, अवतल लेंस होता है, इसमें भी 2 स्थिति बनता है। इसमें क्या होता है कि जो प्रतिबिंब बनता है वो प्रतिबिंब जो होता है उसको 2 ही स्थिति में हम लोग रख सकते हैं। और दोनों का दोनों स्थिति में क्या होता है कि वही जो आपका लेंस जो होता है वो आभासी, सीधा तथा वस्तु के आकार से छोटा प्रतिबिंब बनाता है। देखो यह है कि अवतल लेंस द्वारा हमेशा प्रतिबिंब वस्तु से होता है, या कि अवतल लेंस द्वारा हमेशा प्रतिबिंब, देखो ना यही यार भाई साहब, दो को देखो ना, अवतल लेंस तो 2 ही जगह पे बने हुए करता है। तो क्या बनाता है, ये हमेशा क्या बनाता है, आभासी बनाता है, सीधा बनाता है, वस्तु के आकार से छोटा बनाता है। तो यानी क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। ठीक है, बड़ा तो बनाता नहीं, इसलिए 1 नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। समान तो बनाता ही नहीं है, इनमें से कोई नहीं होगा ही नहीं, क्योंकि छोटा ऑप्शन में मिल गया, तो 1 नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 45 नंबर लिखा है कि अवतल लेंस के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव होता है। अवतल लेंस के सामने रखी गई प्रतिबिंब सदैव होता है। क्या होता है भाई साहब, वही बात है, अब वैसे तो सीधा होता है। 1 नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि वही सेम इसी से आपका सारा क्वेश्चन मान रहा है, इससे क्वेश्चन मान रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 46 नंबर प्रश्न लिखा है कि किसी शब्दकोश में दिए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे। तो याद रखिएगा, जिसका फोकस दूरी सबसे कम होगा उसी को लेना प्रेफर करेंगे। क्यों, क्योंकि याद रखिएगा हमें अक्षरों को पढ़ने में सुविधा तभी होगी जब उस लेंस का क्षमता सबसे ज़्यादा होगा, यानी पावर सबसे ज़्यादा होना चाहिए। और पावर का फॉर्मूला होता है 1/f। ठीक है, और पावर बढ़ने के लिए जाहिर सी बात है कि f का सबसे छोटा होना जरूरी है। ठीक ना, f जितना छोटा होगा पावर उतना ज़्यादा होगा। तो f छोटा होने के लिए क्या चाहिए, ऑप्शन में कितना दे, देखो यहाँ पे 5 सेंटीमीटर सबसे छोटा है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर सही आंसर हो जाएगा। पर कौन सा लेंस उपयोग करते हैं हम लोग, उत्तल लेंस उपयोग करते हैं, तो इसलिए यहाँ पे 3 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि 3 नंबर के ऑप्शन में उत्तल लेंस लिखा हुआ है। ठीक है, तो 5 सेंटीमीटर वाले उत्तल लेंस करेक्ट हो जाएगा, 3 ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न लिखा है कि प्रकाश के है कि अपवर्तन की क्रिया में कौन सी भौतिक राशि अपरिवर्तित रहती है। तो भाई साहब इसका क्वेश्चन, इसका आंसर आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, सही आंसर को मैं पिन कर दूंगा। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है, परावर्तन पूछे या अपवर्तन पूछे, 2 ही नियम है। ठीक ना, तो इसलिए 2 नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा, जिसमें 2 लिखा हुआ है। लिखा हुआ है कि 49 नंबर के प्रश्न लिखा है कि जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में जाती है तो वो मुड़ जाती है। तो हवा से कांच में यानी कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, तो क्या अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी, इसलिए 3 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जब प्रकाश की किरण, वही देख लो, हवा से कांच में जाती है तो वो मुड़ जाती है। देखो सेम वही प्रश्न है, अब ये वाला कमेंट करके जरूर बताइएगा। स्नेल के नियमानुसार होता है, स्नेल का नियम होता है कि म्यू जो होता है वो साइन आई बटे में साइन आर के बराबर होता है। तो इसलिए आपके पास ये जो आपके पास 1 ऑप्शन आपका हो जाएगा, ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए लिखते हैं कि किसी लेंस की क्षमता पी तथा उसकी फोकस दूरी के बीच संबंध क्या, थोड़ा देर पहले बताया था, अब नहीं बताने वाला हूँ। 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी। अब ऐसा याद रखिएगा,
क्षमता पूछा तो क्षमता का पावर होता है, फॉर्मूला होता है P बराबर में 1/f। लिखा है कि 1 मीटर फोकस दूरी बारे, यानी कि f का वैल्यू 1 दिया हुआ है, तो 1/1 तो 1 ही हो गया, यानी कि P का वैल्यू क्या आ जाएगा 1 डायोप्टर हो जाएगा, क्योंकि P का ऐसा मेरा डायोप्टर होता है, तो P का वैल्यू यहाँ पे 1 है, तो आंसर क्या लिखेंगे डायोप्टर में लिखेंगे, यानी कि 1 डायोप्टर। तो इसलिए क्या हो जाएगा P बराबर में 1 डायोप्टर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखो क्या लिखा है कि उत्तल लेंस लिखा हुआ है, और उत्तल लेंस क्या होता है भाई साहब, हमेशा उत्तल लेंस धनात्मक होता है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा 1D। और यही अगर मान लो यहाँ पे अवतल लेंस लिख देता, यानी कि 1 मीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की क्षमता क्या हो जाती है, -1D हो जाता है, याद रखिएगा बात, क्योंकि उसका जो एफ होता है वो नेगेटिव होता है इस कारण से, ठीक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 2 नंबर प्रश्न में लिखा। 54 नंबर प्रश्न लिखा है कि किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है, उत्तल लेंस पूछा है पॉजिटिव, 1 नंबर प्रश्न आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए 55 नंबर प्रश्न लाते हैं, -4D क्षमता वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी होगी। अब यहाँ से कुछ बनाने वाला प्रश्न आता है। देखो यहाँ पे P का वैल्यू दिया हुआ है -4D। अब देखो पहले पता चल गया माइनस दिया, यानी कि ये अवतल लेंस होगा, ठीक है, ये चीज़ तो आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। P का वैल्यू दिया हुआ है, आपको F निकालना है, यानी कि 1/f निकालना है। तो देख लो इस प्रकार से भी F निकालना हो, तो मैंने क्या बोला था, जाहिर से सीधा कर देना आप लोग कि आप लोग इसको 1/, में कर देना। अगर नहीं समझ में आ रहा तो सीधा सीधा याद रखो। देखो P बराबर में क्या होता है 1/f, फॉर्मूला पुट करो, P का वैल्यू पुट करो -4 बराबर हो जाएगा 1/f, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराओगे तो क्या हो जाएगा आपके पास -4f बराबर में 1 हो जाएगा, 1 का f का वैल्यू रखो तो -4 उधर चला जाएगा, यानी क्या हो जाएगा आपके पास 1/-4 हो जाएगा। इसको काटोगे तो क्या हो जाएगा आपके पास 0.25 25 मीटर आएगा, क्योंकि एफ किस में होता है मीटर में होता है। अब इसको क्या करना पड़ेगा आपको सेंटीमीटर में चेंज करना है, क्योंकि भाई साहब देखो ऑप्शन सब सेंटीमीटर में और ये मीटर में आया हुआ है, ठीक है। आपके पास क्या आया था -0.25 आया था, इसको आपको मीटर में चेंज करने के लिए क्या करना है, सेंटीमीटर चेंज करके क्या करना पड़ेगा, 100 से गुना कर दो, गुना कर दोगे तो ये हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। तो इसलिए 2 ऑप्शन आपका कट हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे माइनस में है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अवतल लेंस लिखा तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा ऑप्शन में, यहाँ पे -25 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। बाकी यहाँ पे देखो आपके पास क्या लिखा है कि अवतल लेंस दिखा ना, यहाँ पे -4D दिया हुआ है, ठीक ना। और यहाँ पे एफ का वैल्यू क्या हो जाएगा, अवतल लेंस इसलिए माइनस पहले से होगा, तो ये माइनस कट जाएगा, तो कुल मिलाकर सिर्फ 25 सेंटीमीटर आंसर होगा, ठीक है ना। तो मैंने देखा नहीं कि जो क्षमता दिया हुआ माइनस में दिया हुआ है, माइनस में दिया हुआ है, यानी कि क्या हो जाएगा कि वो कट जाएगा पूरी तरह से और लास्ट में पॉजिटिव आ जाएगा आंसर, ठीक ना। तो इसलिए क्या हो जाएगा 25 सेंटीमीटर करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग लिखा कि किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है, फोकसांतर यानी कि एफ का वैल्यू कितना दिया हुआ है 50 दिया हुआ है, ठीक है। उसकी क्षमता होगी, थोड़ा देर पहले बताया था कि अगर फोकसांतर दे दे क्षमता पूछे तो क्या करना पड़ता है हमको, सही समझ रहे हो आप लोग, नहीं समझ पा रहे तो देखो होता है P बराबर में 1/f, आपके पास P का वैल्यू, आपके पास F का वैल्यू दिया हुआ है 50, यानी कि P का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/50। इसको काटा छाटा कर दो तो भाई साहब देखो सबसे पहली तो बात यहाँ पे सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो यानी कि सेंटीमीटर को पहले मीटर को नोट करो, क्योंकि ये जो एफ होता है वो हमेशा मीटर में होता है। तो 50 आपको क्या दिया हुआ है सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से अगर आपको मीटर में जाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, जाहिर सी बात है आपको क्या करना पड़ेगा, सेंटीमीटर से मीटर में जाने के लिए आपको यहाँ पे कर दो भागा दे दो इसको 100 से जैसे भागा दे दोगे इसको तो एक जीरो कट जाएगा, यानी कि 1/5 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे आपके पास कुल मिलाकर देखा जाए तो क्या बना P बराबर में 1 आपके पास क्या बन गया 5/10 बन गया। अब इसको पलट दोगे तो क्या हो जाएगा 10/5 हो जाएगा, काट दोगे तो 2 निकल कर आ जाएगा, तो 2 डायोप्टर हो जाएगा। और चूंकि यहाँ पे देख लो उत्तल लेंस दिया हुआ इसलिए पॉजिटिव होगा, इसलिए 2 डायोप्टर करेक्ट आंसर हो जाएगा, 4 ऑप्शन आपका हो जाएगा। और ये अगर अवतल दे देता तो -2D हो जाता, ठीक है, क्योंकि अवतल लेंस का फोकस नेगेटिव होते हैं। अब यहाँ पे लिखा है कि 2D क्षमता वाले लेंस का फोकस अंतर होगा, ये वाला आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। लिखा है कि अब देखो यहाँ से मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा रहा हूँ जो कि आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। लिखा है कि प्रकाश क्या है, वैसे याद रखिएगा प्रकाश क्या है, एक विद्युत चुंबकीय विकिरण है, ठीक ना, याद रखिएगा बात का एक रूप है जिसके कारण दृष्टि की संवेदना होती है। प्रकाश कारण हम लोग ही देख पाते हैं, तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। और ये क्या एक प्रकार का चुंबकीय विकिरण होता है। देखो यहाँ पे 2 नंबर का क्वेश्चन है, निर्वात में प्रकाश चाल होती है 3 × 10 के पावर में 8 मीटर पर सेकंड, ठीक है। चलो अब मैं थोड़ा सा ज़्यादा जूम कर लेता हूँ। 3 नंबर का प्रश्न में लिखा है कि देखो कि प्रकाश के संबंध लिखा है कि प्रकाश से संबंधित किसी 2 प्राकृतिक घटनाओं के नाम लिखे। प्रकाश के कारण किन्हीं 2 घटनाओं का नाम लिखे, तारों का टिमटमाना हो गया, इंद्रधनुष के सुंदर रंग हो गया, ठीक ना, वर्ण विक्षेपण हो गया, बहुत सारी चीज़ें होती है, आप लोग को पता होगा, प्रकीर्णन हो जाता है, ठीक ना। लेकिन प्रकाश किरणों के किसी सतह से टकराने पर पूर्व माध्यम में लौट आने की क्रिया को क्या कहते हैं, भाई साहब प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और वो अगर मान लो कि माध्यम में घुस जाए तो क्या हो जाएगा अपवर्तन हो जाएगा। लेकिन गोले दर्पण कितने
कितने प्रकार के होते हैं? तो गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है क्या होता है, एक अवतल दर्पण होता है, एक उत्तल दर्पण होता है। गोलीय दर्पण के लिए दर्पण सूत्र लिखे, ये अभी तक क्वेश्चन आया नहीं था, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो दर्पण सूत्र में क्या होता है, 1/v प्लस का 1/u इक्वल टू होता है 1/f, बीच में प्लस होता है, याद रखिएगा बात, ठीक। और ये अगर लेंस सूत्र पूछ दे तो बस बीच में माइनस हो जाएगा, यानी कि 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि चेहरे देखने के लिए सामान्यतः किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है? तो चेहरा देखने के लिए सामान्यतः हम लोग तो भाई साहब समतल लेंस का उपयोग करते हैं, पर देखा जाए तो हमको किसका करना चाहिए था, अवतल लेंस का, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, फिर व्यवहार में लाया जाता है, सेम ही चीज़ पूछा गया। तो समतल या अवतल, भाई साहब समतल यहाँ पे लिख दिया गया है, क्योंकि जनरली हम लोग क्या करते हैं, समतल का उपयोग कर लेते हैं। पर देखना सैलून वगैरह में अगर जाओगे, अगर अच्छा सैलून है तो वहाँ पे अवतल लेंस लगा हुआ होता है, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते, लिखा है कि 10वां प्रश्न लिखा है कि उस दर्पण का नाम बताइए जो बीम का हमेशा काल्पनिक, सीधा तथा बराबर प्रतिबिंब बना सके। भाई साहब समतल दर्पण, ठीक है। ये बराबर पूछ दिया है, बराबर बोला इसीलिए समतल हो गया, और सिर्फ यहाँ पे बराबर नहीं देता क्वेश्चन में ना, ठीक ना, तो यहाँ पे समतल और उत्तल दोनों हो जाता, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। 11वां प्रश्न लिखा कि जब किसी वस्तु को अवतल दर्पण के सामने सी पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? भाई साहब सी पर ही बनता है। अगर चाहो तो मैं अभी आपको इसको दिखा देता हूँ, देखो देखो यहाँ पे देख सकते तो ये जो आपका अवतल दर्पण था, सी पर रखोगे तो सी पर ही बनेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग, ठीक है। अब देखो 12 नंबर का प्रश्न आपके पास क्या दिया है कि उत्तल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की प्रकृति बताइए। भाई साहब थोड़ी देर पहले बताया था कि उत्तल दर्पण में क्या होता है कि 2 ही जगह पे प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण में 2 जगह पे, ठीक ना, और 2 जगह पे लेंस में किसमें बनता है, अवतल में, उल्टा होता है, ठीक ना। उत्तल में 2 जगह पे, ठीक ना, उत्तल दर्पण में 2 जगह पे, और अगर लेंस की बात करो तो अवतल लेंस में क्या होता है, 2 जगह पे, ठीक है। और अगर 6 जगह पे बनता है, वो कहाँ कहाँ बनता है, मतलब किसमें किसमें बनता है? अगर मैं लेंस की बात करूँ तो लेंस में किसे बनता है, उत्तल लेंस में, और अवतल लेंस में क्या बनता है, आपके पास 2 जगह बनता है। अरे भाई मैं भी कंफ्यूज हो रहा हूँ, देखो होता है इसमें, असल में क्या है कि जो आपका अवतल दर्पण है उसमें 2 जगह पे बनता है। दर्पण की बात करो तो अवतल, ठीक ना, और लेंस में अगर बात करो तो लेंस में 2 जगह पे किसमें बनता है, आपका बनता है अवतल दर्पण में, अवतल लेंस में, ठीक ना। और अगर मैं वही अगर बात करूँ कि 6 स्थिति पे कहाँ बनता है, अगर मैं दर्पण की बात करूँ तो दर्पण में जो आपके पास अवतल दर्पण होता है उसमें 6 स्थिति पर बनता है। और वही अगर मैं लेंस की बात करूँ तो उत्तल लेंस में 6 जगह बनता है। लेंस में उत्तल, ठीक, जिसमें 6 जगह बनता है, और दर्पण में बात करूँ तो अवतल। और वही अगर 2 स्थिति पे बात करूँ तो 2 स्थिति पे किस में बनता है, अगर अवतल में दर्पण में बात करूँ तो याद रखिएगा दर्पण में किसे बनता है, आपके पास उत्तल में बनता है, और अगर लेंस की बात करूँ तो अवतल में बनता है। अब सही हो गया, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे लिखा 12 नंबर प्रश्न लिखा है कि उत्तल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंबों की प्रकृति होती है। थोड़ी देर पहले बताया था आभासी, सीधा तथा छोटा बनता है, ठीक है। लिखा है कि कौन सा दर्पण सिर्फ आभासी प्रतिबिंब बनाता है? कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण। यहाँ पे आभासी पूछा है तो दर्पण में उत्तल हो गया, यहाँ पे आप लोग समतल भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। लिखा है कि जब अवतल दर्पण से वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच रहे तो प्रतिबिंब की स्थिति बताएं। भाई साहब दर्पण के पीछे थोड़ा देर पहले बताया था, दिखाया था आपको, ठीक है, अब बार बार नहीं दिखाने वाला। 15 नंबर प्रश्न है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि वस्तु के आकार का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को उत्तल लेंस के सामने कराना पड़ेगा। भाई साहब 2f1 पर, या फिर बोलो कि वक्रता केंद्र पर, ठीक ना। यहाँ पे 2 गलती से लिखा गया है, चलो समझ में आ गया ना। चलिए आगे लिखा हुआ है यहाँ पे 16 नंबर के प्रश्न पर लिखा हुआ है कि अवतल दर्पण के प्रधान कक्ष, जिसको हम लोग मुख्य अक्ष भी बोलते हैं, के समांतर आने वाली किरण परावर्तन के बाद प्रधान कक्ष को किस बिंदु पर काटेगी? भाई साहब मुख्य फोकस पर काटेगी। अनंत से आने वाली किरण या फिर मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण क्या होता है कि फोकस से होकर गुजरती है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, ये रूल है आप लोगों ने पढ़ा हुआ। देखो 17 नंबर प्रश्न है कि किसी वस्तु को कहाँ पर रखे कि उत्तल लेंस द्वारा उस वस्तु का वास्तविक उल्टा तथा समान आकार का प्रतिबिंब बने। आप लोग देख सकते हो सामान यहाँ पे क्वेश्चन में उत्तल लेंस पूछा है, देख लो मैंने उत्तल लेंस यहाँ पे डायग्राम शुरू कर दिया। पूछा है कि किस जगह पे रखोगे कि जो वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा वास्तविक उल्टा बनेगा, साथ ही साथ समान आकार का बनेगा। तो भाई साहब सी पर रखोगे, यानी कि बोलोगे 2f1 पर अगर रखोगे प्रतिबिंब तो वो 2f1 पर ही बनेगा। थोड़ा सा इधर उधर प्रतिबिंब हो गया डायग्राम पर, कोई दिक्कत नहीं, असल में यहाँ पर ये वाला होगा और ये वाला यहाँ पर होगा, ठीक। चलिए ठीक है, चलिए आगे बढ़ते, इसको सही सुधार दिया जाएगा, ठीक है। तो क्या लिखा है, फोकस से दुगनी दूरी पर। आप लोग ये भी लिख सकते हो या फिर डायरेक्ट लिख दो 2f1 पर, या फिर लिख दो कि वक्रता केंद्र पर। 18 प्रश्न लिखा है कि यदि 1 मीटर की वस्तु का आवर्धन 2 है तो प्रतिबिंब का आकार होगा, ठीक है। तो भाई साहब फॉर्मूला क्या होता है आपके पास m बराबर में होता है, क्या होता है आपके पास h डैश बाई h होता है, क्या होता है h डैश बाई h। तो क्या लिखा है कि यदि m लिखा हुआ है कि क्या लिखा है यहाँ पे, लिखा हुआ है कि यदि 1m वस्तु का आवर्धन है
तो प्रतिबिंब का आकार होगा। ठीक है, तो वैसे देखो m का वैल्यू 2 दिया हुआ है। ठीक है, और उसके बाद आपके पास यहाँ पे देखो h का वैल्यू, क्योंकि h क्या होता है बिंब की दूरी, यानी कि बोलो जो वस्तु की दूरी हो गया, h होता है प्रतिबिंब की दूरी, यानी कि प्रतिबिंब की दूरी बटे बिंब की दूरी का अनुपात ही क्या होता है आवर्धन होता है। ठीक है, तो आपके पास क्या दिया हुआ है यहाँ पे वस्तु का आवर्धन दिया हुआ है, यानी कि h का वैल्यू दिया हुआ है, जो कि मतलब वस्तु का ऊंचाई दिया हुआ है जो कि आपको 1 मीटर दिया हुआ है, यानी कि ये 1 दिया हुआ है, आपके पास 2 दिया हुआ है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराओगे तो कुल मिलाकर देखोगे तो यहाँ पे एच डैश का वैल्यू 2 निकल कर आया, यानी कि 2 मीटर इसका सही आंसर हो जाएगा, इसलिए 2 सही हो जाएगा। समझे ना, वही फॉर्मूला लगा लो, निकल जाएगा आपके पास। 19 नंबर प्रश्न लिखा कि जब आपतन कोण 30 का हो तो परावर्तन कोण क्या होगा। याद रखिएगा एक प्रश्न यहाँ पे नहीं है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान क्या होता है, भाई साहब बराबर होता है। याद रखिएगा बात, क्वेश्चन आपका आ सकता है। तो इसीलिए भाई साहब आपतन कोण अगर 30 डिग्री तो परावर्तन कोण भी 30 डिग्री होगा, तो इसलिए ये आपका सही आंसर हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न लिखा है कि अवतल लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है। अब भाई साहब आपने बताने वाला हूँ, दो स्थिति पर बनता ही है। ठीक है, और दर्पण में उत्तल में। ठीक, चलिए आगे बढ़ते। लेंस के आवर्धन का व्यंजक लिखे, तो लेंस के आवर्धन का व्यंजक होता है, थोड़ी देर पहले बताया था, एम आवर्धन यानी कि एम, जिसको एम से नोट करते हैं छोटा एम से, तो एम बराबर होता है एच डैश बाय एच, यानी कि प्रतिबिंब की दूरी बटे बिंब की दूरी, और एक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं भी बटे में यू। याद रखिए बात, ठीक ना, प्रतिबिंब की दूरी बटे बिंब की दूरी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ पे 22 नंबर प्रश्न लिखा कि किसी लेंस की क्षमता धनात्मक तथा किसकी ऋणात्मक होती है। तो भाई साहब किसी लेंस की क्षमता धनात्मक ऋणात्मक किस पर डिपेंड करती है, वही एप पर। ठीक है, अगर लेंस अभिसारी है, अभिसारी होने का मतलब क्या हो गया कि लेंस उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस है तो क्षमता क्या हो जाएगी पॉजिटिव हो जाएगी, यानी कि धनात्मक होगी। और ये अगर अपसारी यानी कि अवतल लेंस यानी कि ऋणात्मक होगी, तो वो क्या हो जाएगी उसकी क्षमता ऋणात्मक हो जाएगी। ठीक ना, तो ऐसे भी आप लोग लिख सकते हो। लेंस की कितनी वक्रता त्रिज्याएं होती है, भाई साहब 2 होती है, थोड़ी देर पहले बताया था। पारदर्शी माध्यमों के 2 उदाहरण दे। पारदर्शी माध्यम कांच हो गया, पानी हो गया, अब बाकी और कुछ है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। लिखा हुआ है कि अब कमेंट करके बताइए जो हवा है वो पारदर्शी माध्यम है कि नहीं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, प्रकाश का अपवर्तन का क्या कारण है, तो प्रकाश का अपवर्तन का कारण क्या है, विभिन्न माध्यमों में प्रकाश का वेग विभिन्न होना, तो यही अपवर्तन का कारण है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। 26 नंबर पहले कि जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में गुजरती है तो क्या होता है, सघन से विरल में जाओगे तो दूर हटेगी, कौन, प्रकाश की किरण अभिलंब से दूर हटेगी, तो यही आपका सही आंसर हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न लिखा हुआ है कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाते समय प्रकाश की किरण किस ओर मुड़ती है, इस परिघटना का नाम लिखे। तो भाई साहब यहाँ पे भाई साहब सीधा सी बात है कि आपका क्या हो रहा है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है। ठीक है, सघन से विरल में जाएगी तो जाहिर सी बात है कि क्या मतलब विरल से सघन में जा रही है तो क्या हो जाएगा, जाहिर सी बात है कि अभिलंब की ओर झुकेगी, और अभिलंब की जो झुकेगी तो मैंने थोड़ा देर पहले बताया था आपको। इस परिघटना को क्या कहते हैं तो ये आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए यहाँ तक हमारा सारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, तो ये हमारा आज का चैप्टर पूरा कंप्लीट होगा। आई होप कि मुझे पता है कि आप लोग को मज़ा आया होगा, बाकी चैप्टर बहुत ही लंबा था। ठीक ना, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत सारे हैं इस चैप्टर से। ठीक ना, तो इस प्रकार से हम लोग अब मिलेंगे अगले चैप्टर में। अब आप लोग कमेंट करके बताइएगा चैप्टर 1 का आप लोग देखना पसंद करोगे या फिर बायोलॉजी का देखना पसंद करोगे। ठीक ना, ठीक है, तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और आपका दिन शुभ हो।